बांग्लादेश में तख्तापलट के 2 साल बाद शेख हसीना पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई हैं। दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट क्लब साउथ एशिया में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फिर से बांग्लादेश लौटने का ऐलान तक कर दिया। वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने पूरे समय ना तो अपना चेहरा दिखाया, ना ही अपनी लोकेशन डिस्क्लोज की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा शेख हसीना ने, कैसे CIA और ISI ने मिलकर 2 साल पहले उनका तख्ता उलट दिया था, और आने वाले समय में बांग्लादेश की राजनीति और भारत बांग्लादेश के संबंधों पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या असर होने जा रहा है, ये समझेंगे आज की सुल्तान की डायरी में। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पिंच की खास पेज पर सुल्तान की डायरी। सबसे पहले बात शेख हसीना के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके अलावा उनके बेटे साजिद वाजिद जोए, पूर्व बांग्लादेशी क्रिकेटर शकीबुल हसन, पूर्व शिक्षा मंत्री मुहिबुल हसन चौधरी सहित अवामी लीग के कई नेता मौजूद थे। हसीना के बेटे साजिद वाजिद जोए ने कहा कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान बन चुका है और ये भारत के लिए चिंता की बात है। इसके बाद शेख हसीना ने पत्रकारों से बात की। वो इस साल दिसंबर तक अपने मुल्क लौट जाएंगी, उन्होंने ये साफ किया पत्रकारों के सामने। और इस बात पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मेरा कत्ल कर दिया जाए, हो सकता है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, हो सकता है कि मुझे जेल में डाल दिया जाए, लेकिन मैं अपने मुल्क लौटूंगी क्योंकि मुझे अपने लोग वहाँ पे बुला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में तख्तापलट के साथ में शुरू हुई राजनीतिक हत्याओं का दौर अब तक जारी है, वो अब तक रुका नहीं है। उनकी पार्टी के 10,000 से ज़्यादा लोगों या तो मार दिए गए हैं या डिसअपीयर कर दिए गए हैं। उनके पार्टी वर्कर्स के खिलाफ 35,000 से ज़्यादा केस दर्ज किए गए हैं। 4.5 लाख लोगों को नामजद किया गया इन केसों में। वो अपने मुल्क वापस लौटने की बात पर उन्होंने एक बात बहुत मार्के की कही। उन्होंने कहा कि मुझ पर अब तक 19 असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुके हैं। मैं मौत से नहीं डरती हूं और मैं अपने देश वापस लौटूंगी। कुल मिलाकर शेख हसीना अपने देश वापस लौट रही हैं और इसके लिए उन्होंने टाइमलाइन भी सेट कर ली है। इस साल के दिसंबर तक वो अपने देश लौट जाएंगी। ये तो हुई आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात। अब चलते हैं 2 साल पहले हुए बांग्लादेश के तख्तापलट की कहानी की तरफ, जो कहानी बहुत दिलचस्प है, सनसनीखेज है और जहाँ पे आपको एस्पियोनाज के डॉट्स दिखाई देंगे कि किस तरीके से एस्पियोनाज होता है, किस तरीके से रिजीम चेंज ऑपरेशन चलाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। तो अपन यहाँ से पूरी कहानी बहुत सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जिस समय ये तख्ता पलट हुआ था अगस्त 2024 में, उस समय मैं दैनिक भास्कर के लिए रिपोर्टिंग करता था और ये खबर मैंने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की थी दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे छपी थी वो रिपोर्ट। और उसके मैंने ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की थी किस तरीके से CIA और ISI ने मिलकर इस तख्ता पलट की भूमिका रची और इस तख्ता पलट को अंजाम दिया था। तो वो क्योंकि ये पूरी की पूरी स्टोरी मैंने बहुत कायदे से कवर की थी, बहुत मन लगा के कवर की थी और बहुत करीब से कवर की थी, तो इसकी वजह से मैं आपको बता सकता हूँ कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी मेरे वहाँ पे है, तो मैं आपको बता पाऊंगा कि असल कहानी में हुई क्या। तो मैं आपके सामने डॉट्स जोड़ने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से तख्ता पलट अंजाम दिया गया था। तो कहानी की शुरुआत हुई थी मार्च 2023 में। बांग्लादेश में एक जगह पड़ती है कॉक्सस बाजार, वहां पे चाइना के 2 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे। कॉक्सस बाजार में एक नेवल बेस है जिसका नाम है शेख हसीना नेवल बेस। यहाँ पे एक सबमरीन स्टेशन बनाया गया था, दूसरा एक एयर स्ट्रिप का एक्सटेंशन हो रहा था। और दोनों प्रोजेक्ट जो हैं, पहला प्रोजेक्ट जो है सबमरीन जो स्टेशन था उसका प्रोजेक्ट की लागत थी $1.2 बिलियन, और जो एयर स्ट्रिप का एक्सटेंशन हो रहा था वो $184 मिलियन का जो है प्रोजेक्ट था। ये दोनों प्रोजेक्ट जो है वो सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थे। इसने भारत और अमेरिका दोनों के कान खड़े कर दिए, क्योंकि चाइना अगर बे ऑफ बंगाल में आके बैठ रहा है तो भारत के कान खड़े होने ऑब्वियस सी बात है। और दूसरा, अगर बे ऑफ बंगाल का एक्सेस हो जा रहा है चाइना को, तो इसका मतलब ये है कि उसकी मलक्का स्टेट के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो धीरे धीरे घट रही है। तो इस वजह से अमेरिका भी जो है उसके भी कान खड़े थे, क्योंकि वो हर जगह पे चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ से जो है CIA ने ये शुरू कर दिया कि शेख हसीना जो है उनका झुकाव चाइना की तरफ ज़्यादा होता जा रहा है, और ऐसी स्थिति में उनको जो है अब यहाँ से तख्ता पलट की सारी योजना बननी शुरू होती है। तो जैसे ही आप देखेंगे कॉक्सस बाजार और जो बंगाल की खाड़ी, वहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड। वो हम आपको नक्शे पे दिखाने की कोशिश करते हैं। इस सेंट मार्टिन आइलैंड जो है, इसको लेके अमेरिका ने कहा कि आप हमको इसको दीजिए। अगर आप चाइना को एक्सेस दे रही हैं अपने नेवल बेस पे, तो हमको ये सेंट मार्टिन आइलैंड जो है वो हमारे हवाले कीजिए, हमको लीज पे दीजिए, हमको सुपुर्द करिए, ताकि हम यहाँ पे अपना बेस खोल सकें। उसके अलावा आप कॉक्सस बाजार में भी हमें एक मिलिट्री बेस बनाने की जगह दीजिए। ये दोनों मांगे ऐसी थी जिसको शेख हसीना ने मानने से इनकार कर दिया। और मई 2023 में शेख हसीना के ऊपर दबाव बनाने के लिए पीटर हास, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस पूरी कहानी का, इनको ध्यान रखिएगा। पीटर हास वो व्यक्ति हैं जो कि अमेरिका के राजदूत थे बांग्लादेश में, और डोनाल्ड लू
डोनाल्ड लू उस समय की जो जो बाइडेन गवर्नमेंट थी, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके अंदर जो साउथ एशियन रीजन में की जो अफेयर्स थे उनके प्रमुख थे। मतलब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर काम करते थे, वहाँ के विदेश मंत्रालय के अंडर काम करते थे, और जो साउथ एशिया का जो रीजन था उसको देखते थे अमेरिका के विदेश मंत्रालय के लिए। ये दोनों आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी कहानी में। इन दोनों का नाम याद रखिएगा, पीटर हास और डोनाल्ड लू। इन्होंने तलब किया वाशिंगटन में जो राजदूत थे बांग्लादेश के उनको, और उनको कहा कि अगर वहाँ पे चुनाव कायदे से नहीं होते हैं तो हम बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीज़ा बंद कर देंगे, वीज़ा रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। और ये उन्होंने इस वजह से कहा क्योंकि 2024 की जनवरी में बांग्लादेश में चुनाव होने थे। अब इस चुनाव में जो अमेरिका का की जो शुरुआती तख्तापलट की योजना थी उसके हिसाब से उन्होंने जो सबसे बड़ी पार्टियां हैं वहाँ पे, खासतौर पे बीएनपी जो है, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी जो है, खालिदा जिया वाली जो पार्टी जो अभी सत्ता में है, उस पार्टी को ये मना लिया था कि वो इलेक्शन जो है वो बायकॉट कर दे। ये कह दे कि शेख हसीना जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देंगी, ऐसी स्थिति में हम बायकॉट करेंगे इलेक्शन का। उसके बाद में भी अगर चुनाव होता है तो अमेरिका ये कहेगा कि ये चुनाव जो है वो लेजिटिमेट चुनाव नहीं है, और उसके बाद में वो शेख हसीना को पद से हटा देगा। तो ये इनिशियल जो है तख्तापलट की योजना थी, लेकिन इसको शेख हसीना ने जो है डॉज कर दिया पूरी तरीके से। शेख हसीना ने क्या किया कि कोशिश वहाँ पे ये की कि जो भी छोटी मोटी पार्टियां थी वहाँ पे, तमाम जातीय पार्टी और इस तरीके की जो तमाम पार्टियां थी, उनको मिला के उनका एक गठबंधन बनवा दिया जो कि वहाँ पे आवामी लीग के खिलाफ चुनाव लड़ा। तो इस तरीके से ये चुनाव लेजिटिमेट हो गया, और अमेरिका के पास में ये जो मौका था इस चुनाव को इलेजिटिमेट बता के, अवैध बता के और शेख हसीना को सत्ता से हटाने का, वो मौका अमेरिका के हाथ से निकल गया। अब अमेरिका को भी समझ में आने लग गया कि अब जो है शेख हसीना को इस तरीके से टेकल नहीं किया जा सकता। हालांकि उस समय जब चुनाव प्रचार चल रहा था, उस चुनाव प्रचार में लगातार शेख हसीना ये कह रही थी कि अमेरिकन मेरे ऊपर लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन मैं इस दबाव के सामने झुकने वाली नहीं हूं। इस बीच में एक और पेक्यूलियर थिंग हुई, एक बहुत अजीब सा घटना विकास एक और हुआ कि भारत के खिलाफ अक्टूबर 2023 के आसपास जो है वहाँ के सोशल मीडिया में डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू हो गई। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का मतलब कि भारत जो है वो इंपीरियल देश है, भारत एक तरीके से अपने पपेट जो है, शेख हसीना भारत की पपेट है और भारत ने शेख हसीना को बैठा रखा है, और इस तरीके से भारत ने बांग्लादेश पे कब्जा कर रखा है। भारत अपने मनमर्जी से जो काम करता है करवाना चाहता है वो करवा लेता है बांग्लादेश में। तो ये नैरेटिव एक पूरी तरीके से फैलाने की कोशिश की गई बांग्लादेश के अंदर। और आप ये समझिए, इसको जब एनालिसिस करना शुरू किया हमारे यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, तो उन्होंने ये शुरुआती जो निष्कर्ष था उनका ये था कि ये मैक्सिकन सिंड्रोम है। मैक्सिकन सिंड्रोम मतलब जैसे मैक्सिको अमेरिका के पास में एक बहुत छोटा सा देश है, तो हमेशा एक बहुत बड़े देश के पास में अगर एक कोई छोटा देश है तो अपने लिए हमेशा असुरक्षित महसूस करता रहता है कि हो सकता है ये बड़ा वाला देश मेरे पे कभी भी कब्जा कर ले। इसको कहा जाता है मैक्सिकन सिंड्रोम। तो भारत ने ये सोचा कि बांग्लादेश के अंदर भी ये मैक्सिकन सिंड्रोम है, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा, क्योंकि वहाँ पे एक नैरेटिव ये चलता ही है भारत विरोध का, तो अगर जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन जो है अपने आप जो है डाई डाउन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसको भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सिरा है, इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये जो अगस्त 2024 में होने जा रहा है उसकी भूमिकाएं यहाँ से तय हो रही हैं। अब हुआ क्या कि चुनाव जब हो गए, शेख हसीना चुन के आ गई, उसके बाद में शेख हसीना जो है पावर में आई। इस बीच में मार्च 2024 में पीटर हास जो है वो जाते हैं थाईलैंड छुट्टी मनाने के लिए। थाईलैंड वो छुट्टी मना, बहुत सामान्य सी बात है, वो राजदूत थे बांग्लादेश में अमेरिका के, और वो थाईलैंड चले गए पास में छुट्टी मनाने के लिए। लेकिन छुट्टी ये बहुत सामान्य छुट्टी नहीं थी। उस समय इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये आती कि जिस समय पीटर हास बांग्लादेश से थाईलैंड गए हुए थे, ठीक इसी समय बांग्लादेश का इलाका पड़ता है चिटगांव हिल ट्रैक्स, वहाँ पे वेपन्स का एक शिपमेंट लैंड करता है। और ये शिपमेंट कहाँ लैंड करता है? एक संगठन है वहाँ पे, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कुकी चिन नेशनल फ्रंट, KNF, और इसको बनाने वाले आदमी का नाम है नाथन बाम, जो कि 2007 में ढाका यूनिवर्सिटी का ही ग्रेजुएट है। तो चिटगांव हिल ट्रैक्स जो है वो एक बहुत दिलचस्प किस्म का जो है भूगोल है, क्योंकि उसका एक सिरा लगता है मिजोरम से, दूसरा सिरा लगता है म्यांमार से, और वो बांग्लादेश में है ही। तो एक तरीके से ट्राई जंक्शन है। और आप जानते हैं कि म्यांमार में भी और मिजोरम में भी कोकी चिन जो मिलिटेंट संगठन है वो सक्रिय हैं, तो उनके पास में एक पूरा का पूरा इलाका है जहाँ पे वो फ्रीली मूव कर सकते हैं या इधर से उधर जो है सीमा लांघ सकते हैं। तो नाथन बाम जो है इसको बनाया हुआ संगठन था कुकी चिन नेशनल फ्रंट, और इसके पास में पहली बार हथियारों की शिपमेंट आती है। और ये संगठन बहुत शैडी संगठन है। क्यों शैडी संगठन है, इसको आप समझ लीजिए कि ये संगठन पहली बार चर्चा में आया था 2022 में। बांग्लादेशी सुरक्षा एजेंसियों को पता लगा कि KNF चिटगांव हिल्स में हरकतुल इंसार, जो कि वहाँ का एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन है, उसको पैसे के बदले ट्रेनिंग दे रहा है। इस मामले में जमात इस्लामी और
उसका जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जमात इस्लामी छात्र शिविर, उसके मेंबर भी जो है इसमें पकड़े गए थे। और बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने अपनी जांच में पाया कि जमात इस्लामी और बांग्लादेश के अमीर जो था सफीकुर रहमान और उसका बेटा रफीक सादिक सैफुल्लाह, ये जमात के स्टूडेंट विंग के छात्रों को पैसा दे के केएनएफ के कैंप्स में भेज रहे थे हथियारों की ट्रेनिंग देने के लिए। तो ये यहाँ पे एक तरीके से ना सिर्फ केएनएफ के पास में हथियार पहुंचे, दूसरी तरफ जो वहाँ पे जमात जो कि ओपोजिशन की पार्टी है, सबसे ज़्यादा अवामी लीग के खिलाफ खड़ी होने वाली पार्टी, उसके स्टूडेंट विंग के जो सदस्य हैं उनको भी हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। और जो अंसारुल्लाह बांग्ला टीम वगैरह जैसे और आतंकी संगठन जो बांग्लादेश में सक्रिय हैं, उनके सदस्यों को भी ये केएनएफ हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा है। लेकिन जैसे ही 26 मार्च पीटर हास जो है वापस छुट्टी मना के 26 मार्च 2024 को जैसे ही बांग्लादेश वापस लौटता है, इसके 5 दिन बाद ही चिटगांव हिल्स में केएनएफ के आतंकवादियों की गतिविधि शुरू हो जाती है। 2 अप्रैल 2024 को केएनएफ ने बांग्लादेश के रूम उपजिला पड़ता है एक सोनाली, वहाँ पे चिटगांव हिल ट्रैक्स में, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे तहसील होती है वहाँ पे उपजिला होता है, तो रूम उपजिला में सोनाली बैंक में लूटपाट होती है। ये केएनएफ की पहली कार्रवाई होती है। उसके अगले दिन जो है विद्रोही जो है थांची उपजिला, मतलब थांची वहाँ पे एक तहसील है, उसमें सोनाली बैंक और कृषि बैंक की ब्रांच को लूटने की कोशिश करते हैं और पुलिस वालों से भी 15 के तकरीबन जो है हथियार वो छीन लेते हैं। अब ये यहाँ पे आपको दिखाता है कि केएनएफ जो है वो पूरी तरीके से फिर से एक्टिव हो गया है। ये क्यों सरप्राइजिंग था? क्योंकि 2023 से ही बांग्लादेश सरकार और केएनएफ के बीच में एक शांति वार्ता चल रही थी और अचानक से बिना किसी भूमिका के और केएनएफ फिर से सक्रिय हो जाता है। और ये सक्रिय होना जो है उस समय किसी को समझ में नहीं आता, ऐसा समझा जाता है कि शायद केएनएफ की तरफ से बांग्लादेश सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब जब आप लार्जर एस्पेक्ट में समझेंगे तो केएनएफ जो है इस तख्तापलट की जो शुरुआती योजना थी उसका पहला पार्ट उसने ठीक तरीके से पूरा कर दिया था। वो कैसे पूरा कर दिया था? क्योंकि बांग्लादेशी आर्मी जो है उसकी 3 डिवीजन नंबर 33, डिवीजन नंबर 24, डिवीजन नंबर 10 जो है वो चिटगांव हिल ट्रैक्स में स्टेशन है। मतलब जो 3 डिवीजन वहां पे बांग्लादेशी आर्मी के हैं, 24 और 33 और 10 नंबर, वो चिटगांव हिल ट्रैक्स का जो इलाका वहीं पर रहेंगी। ये मार्च में ही फिक्स कर दिया गया कि 3 डिवीजन को वहीं पे पिन करके रख दिया गया। अब तख्तापलट का दूसरा चरण जो है, दूसरा स्टेज वो शुरू होने वाला था और इस स्टेज को लीड करने वाली थी आईएसआई। तो मतलब सीआईए की तरफ से हथियार पहुंचा दिए गए, सीआईए की तरफ से 3 डिवीजन जो है उनको पिन करवा दिया गया, केएनएफ की तरफ से कार्रवाइयां होनी शुरू हो गई। अब आईएसआई जो करना चाह रही थी वो शुरू दूसरे स्टेज में होता है। और दूसरे स्टेज में शुरू कैसे होता है? क्योंकि वहां पे मुक्ति योद्धाओं को जो मिलने वाला आरक्षण था वो बांग्लादेश में बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन था। ऐसा था कि जो 71 का जो मुक्ति युद्ध हुआ था उसमें जो लड़ने वाले थे, जो मुक्ति वाहिनी की तरफ से लड़ने वाले जो सोल्जर्स थे, उनके परिवारों को स्पेशल आरक्षण वहां पे मिला हुआ था और इसके खिलाफ काफी नाराजगी थी। और उसके बाद में हाईकोर्ट का एक आदेश आता है जिसके बाद में पहले शुरुआत में छिटपुट प्रदर्शन होते हैं और उसके बाद में ईद की छुट्टी आ जाती है। फिर प्रदर्शनों का जब दूसरा पेज शुरू होता है उसमें जमात जो है, जमात इस्लामी, वो अपने आदमियों को प्रदर्शनकारी भीड़ में घुसाने में कामयाब होती है। और जमात की टॉप लीडरशिप और आईएसआई के रिश्ते जो हैं वो दुनिया भर को पता है कि आईएसआई के बहुत डीप एसेट जो है जमात में हैं और आज से नहीं है, कम से कम पिछले 40 साल से हैं। और 15 जुलाई को ढाका यूनिवर्सिटी में जब छात्र प्रदर्शन कर रहे होते हैं 15 जुलाई 2024 को, उस समय हिंसा के बीच में एक अफवाह फैलती है कि जो यूनिवर्सिटी का हिंदू हॉस्टल है वहाँ पे इंडियन आर्मी के इलीट कमांडोज जो हैं वो आके रुके हुए हैं, जिनको प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बुलाया गया है। ये तख्तापलट, ये इस तरीके की डिसइंफॉर्मेशन जो भारत के खिलाफ थी, ये तख्तापलट का शुरुआती रुझान था। इस बीच में शेख हसीना को भी समझ में आ रहा था कि यार हो सकता है हमारा तख्तापलट हो जाए या हमको हटा दें या जबरन जो है मेरे को यहाँ से हटा दिया जाए या मेरी हत्या भी हो सकती है, क्योंकि उनके पिता की हत्या हुई थी इसी तरीके से। तो ये समझते हुए उन्होंने एहतियात बरतनी शुरू कर दी थी। जब उनको समझ में आया था नए तरीके से, जब वो चुन के आई थी, तो जून 2024 में उन्होंने अपने भरोसेमंद और एक तरीके से उनके रिश्तेदार भी थे वकारुज्जमा को आर्मी चीफ का पद भी उन्होंने नियुक्त कर दिया था। वो इसलिए नियुक्त कर दिया था कि अगर आर्मी चीफ अगर उनके भरोसे का होगा, उनके परिवार का होगा, तो ऐसी स्थिति अगर आती है कि उनके खिलाफ कोई अटेम्प्ट लिया जाए उनकी लाइफ के ऊपर या उनको अपदस्थ करने की कोशिश की जाए, तो आर्मी उनकी मदद के लिए आ सके। और वकारुज्जमा वहाँ पे बैठे हुए भी थे कि ताकि संकट की स्थिति में शेख हसीना को बचाया जा सके। शेख हसीना की जान जो बची है उसकी एक वजह वकारुज्जमा को आप कह सकते हैं कि उन्होंने उनको सेफली निकलने का मौका दिया, अदरवाइज जो है शेख हसीना की 5 अगस्त के दिन हत्या हो जानी थी। उस समय जब मैं बांग्लादेश रिपोर्ट कर रहा था तो बांग्लादेश पे नज़र रखने वाले एक इंटेलिजेंस के हमारे साथी थे, उन्होंने ये बताया कि प्रदर्शन को जो है रणनीतिक तौर पे हिंसक किया गया और उस समय किया गया जब
बांग्लादेश आर्मी के पास में मोबिलाइजेशन की बहुत गुंजाइश ना हो। तो प्रदर्शन जो है आखिरकार हिंसक होने लगा जुलाई के आखिरी सप्ताह में, या जुलाई के तीसरे सप्ताह में। आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि 15 जुलाई के बाद जो है प्रदर्शन में हिंसा बढ़नी शुरू हुई। और ये वो समय था जिस समय बांग्लादेश में मानसून होता है, और मानसून आपको समझ में आता है कि बांग्लादेश में मानसून ऐसा वक्त होता है जिस समय आधा बांग्लादेश जो है बाढ़ की चपेट में होता है। इसी वजह से जब 1971 का युद्ध हुआ था तो इंदिरा गांधी की तरफ से कहने के बावजूद उस समय सैम मानेकशॉ ने ये समय जो है मानसून का, उसमें आक्रमण करना नहीं चुना, हमला करना नहीं चुना, वहाँ पे एडवांस करना नहीं चुना। वो इसीलिए नहीं चुना क्योंकि मानसून के सेशन में, मानसून के सीजन में आप बांग्लादेश के ऊपर सैनिक कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारी रोड वैसे ही कटी रहती हैं। जब आपका कम्युनिकेशन सप्लाई लाइन सब कटी रहेंगी तो आप किसी भी तरीके की सैनिक कार्रवाई वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो सैम मानेकशॉ ने बाकायदा सर्दियाँ आने का इंतजार किया, उससे पहले वो तैयारी करते रहे 4-5-6 महीने। लेकिन इस बार जो ये प्रदर्शन हो रहा था जुलाई 2024 में, उसको जुलाई के तीसरे सप्ताह में बाकायदा हिंसक किया गया। उसकी वजह ये थी कि जो बांग्लादेश की जो आर्मी जहां जहां स्टेशन थी वो उस समय मूवमेंट नहीं कर सकती। जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए कि सिलहट जो कि बांग्लादेश में है, वहां पे बांग्लादेशी आर्मी की 17वीं डिवीजन है, मेमन सिंह एक जिला पड़ता है, वहां पे 19वीं डिवीजन है। इसके अलावा बारीसाल में आर्मी की 7वीं डिवीजन है। इन तीनों जगहों पे बाढ़ आई हुई थी। इसकी वजह से आर्मी अपने ट्रूप्स जो है चाह कर भी ढाका नहीं भेज सकती थी। इसके अलावा राजशाही में आर्मी की 11वीं डिवीजन थी, रंगपुर में 66वीं डिवीजन थी। लेकिन ये हिंसा की पहली वारदातें राजशाही और रंगपुर में हुई थी, क्योंकि यहाँ पे एक हिंदू आबादी भी है साइजेबल, और वहाँ पे इस पूरे के पूरे प्रदर्शन ने कम्युनल मोड भी ले लिया था। तो इसकी वजह से इस कम्युनल टेंशन को कम करने के लिए, ये पूरी की पूरी झड़प जो है उसको कंट्रोल करने के लिए आर्मी की जो डिवीजन थी 11वीं और 66वीं डिवीजन, वो वहाँ से मूव नहीं कर सकती थी। तो ऐसी स्थिति में हुआ ये कि ढाका को बचाने के लिए 2 ही डिवीजन बची हुई थी। एक खुलना में थी 55 डिवीजन, और एक ढाका के पास मौजूद थी 9 डिवीजन जो है। ये 2 डिवीजन जो है वो बिल्कुल बांग्लादेश में ढाका के पास में डिप्लॉयड थी, लेकिन इन 2 डिवीजन के जरिए उस पूरे प्रदर्शन को रोकना मुश्किल था। और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेशी आर्मी जो है भारतीय आर्मी की तरह नहीं है। बांग्लादेशी आर्मी का क्योंकि अपना जो पिछोकड़ है, जो इतिहास है, वो पाकिस्तानी आर्मी से आता है, और वहाँ पे पर्याप्त राजनीतिकरण है सेना का। और ऐसी स्थिति में क्या है कि वहाँ पे जो टॉप लीडरशिप है सेना की, वो चाहे मेजर और ब्रिगेडियर से अबो रैंक जो है, मेजर कर्नल ब्रिगेडियर से अबो जो रैंक है, वो थोड़ा सा लिबरल माने जाते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक होती है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी उनके ऊपर देखा जाता है। लेकिन आप अगर देखेंगे जेसीओ और उससे नीचे की रैंक, जो सूबेदार और सूबेदार मेजर से नीचे की जो रैंक्स हैं, जहाँ पे हवलदार और जो नीचे के सिपाही हैं, उनमें जमात की अच्छी खासी पकड़ है। वो रिलीजियस हैं, उनका झुकाव जो है वो जमात इस्लामी की तरफ हमको साफ दिखाई देता है। तो वहाँ पे सेना पे भी जो है राजनीतिकरण बहुत भयंकर है। और ऐसी स्थिति में जब सेना की जो टॉप लीडरशिप जो है उसने ये देखा कि अगर हम एक लेवल से ज़्यादा अगर शेख हसीना को बचाने जाएंगे तो हो सकता है सेना के अंदर भी, आर्मी के अंदर भी म्यूटनी जैसी कंडीशन पैदा हो सकती है। तो इसके चलते जो है आर्मी ने वहाँ पे फिर ये देख लिया कि एक पॉपुलर सेंटीमेंट है, बहुत ज़्यादा भीड़ है उनके खिलाफ, बहुत ज़्यादा गुस्सा है शेख हसीना के खिलाफ। तो इसके बाद में उन्होंने बहुत कुछ किया नहीं, और ये प्रदर्शन जो है अपने हिसाब से चलता रहा। हालांकि शेख हसीना की तरफ से एक वहाँ पे दंगा कंट्रोल करने के लिए स्पेशल फोर्स बनाई गई थी, उसने बहुत मुकाबला करने की कोशिश की कि किसी तरीके से प्रदर्शनकारियों को नियंत्रण किया जाए। उन्होंने गोलियां भी चलाई, लाठीचार्ज भी किया, तमाम सारी जो है चीज़ें की। और जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ी वैसे वैसे जो है शेख हसीना की पॉपुलैरिटी जनता के बीच में घटती चली गई। इस बीच में हुआ ये कि 25 जुलाई 2024 को पीटर हाश, जो कि बांग्लादेश में अमेरिका के राजदूत थे, वो अचानक से बांग्लादेश से गायब हो जाता है, बांग्लादेश छोड़ के चले जाते हैं बिना किसी पूर्व सूचना के। और यहाँ से ये साफ हो जाता है कि अब जो है बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार आखिरी कुछ दिन ही उसके पास में बचे हुए हैं, आखिरी लम्हे में वो चल रही है। तो 5 अगस्त को जो है आखिरकार शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ता है, और वो पहले ब्रिटेन जाने की कोशिश करती हैं जहाँ पे उनकी बहन रह रही हैं, लेकिन ब्रिटेन जो है उनको शरण देने से मना कर देता है। उसके बाद में आखिरी मूवमेंट पे उनको अगरतला लाया जाता है एक चॉपर के जरिए, और वहाँ से आर्मी एविएशन का एक प्लेन होता है जिसके जरिए उनको हिंडन एयरपोर्ट लाया जाता है गाजियाबाद के पास में। उसके बाद में उनके वेयर अबाउट्स के बारे में आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं थी। अब इस बात को 2 साल बीत चुके हैं। इस बीच में कई तरीके की खबरें जो हैं शेख हसीना को लेकर चली। बीच में ये खबर छपी, खासतौर पे ढाका में भी एक जो मीडिया है उसमें भी, और भारत में भी मीडिया में ये खबर छपी कि शेख हसीना को लोधी गार्डन के इलाके में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ में घूमते हुए देखा गया। बीच में ये भी कहा गया कि शेख हसीना शायद जो है वो किसी भारतीय एजेंसी के सेफ हाउस में रह रही हैं और उनको उनकी सुरक्षा का इंतजाम जो है वो चाक चौबंद है। इस तरीके की तमाम सारी बातें चली।
शेख हसीना का जो लिखित में जवाब दिए सवाल दिए गए मीडिया की तरफ से, उसमें से कुछ ऐसे सवाल थे जिनका उन्होंने जवाब दिया, कुछ जगहों पे उनको इंटरव्यू लिखित वाले छपे। लेकिन अभी रिसेंटली रॉयटर्स के कृष्णा दास को उन्होंने 1 घंटे से ज़्यादा का टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि वो अब जो है जल्द ही बांग्लादेश लौटने वाली हैं। और यहाँ पे जो है वो 2 तारीखें बहुत मानी खेज हो जाती हैं। पहली तारीख है 15 अगस्त 2025। ये वो दिन था जब शेख मुजीबुर रहमान, जिसको बंग बंधु कहा जाता है, जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में, एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में महती और बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उनका एसेसिनेशन हो जाता है। उन्हीं के घर में, जो धानमंडी का जो उनका घर था, वहाँ पे बांग्लादेशी आर्मी के एक मेजर और कुछ जवान जो है जाते हैं और उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। उनके परिवार के कई सदस्य मारे जाते हैं। शेख हसीना इसमें बच जाती हैं क्योंकि उस समय वो वहाँ नहीं होती हैं। और फिर शेख हसीना जो है 1975 में भारत आती हैं पॉलिटिकल असाइलम के लिए, एक तरीके से राजनीतिक शरणार्थी के तौर पे वो भारत आती हैं और 6 साल वो यहाँ पे रहती हैं। और दूसरी तारीख जो है ये 15 अगस्त की तारीख, 15 अगस्त की तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन भारत का स्वतंत्रता दिवस होता है और इसी दिन जो है वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की जाती है, उनका एसेसिनेशन किया जाता है। और उस पूरे एसेसिनेशन प्लॉट में आईएसआई इन्वॉल्व थी, इसके सबूत बाद में आए। और एक तरीके से आईएसआई एक सिंबलिज्म के जरिए भारत को संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि हम बांग्लादेश से गए नहीं हैं, बांग्लादेश से हमारा इन्फ्लुएंस, बांग्लादेश भले ही एक अलग राष्ट्र बन गया हो लेकिन बांग्लादेश में अभी भी हमारा इन्फ्लुएंस बरकरार है। और दूसरी तारीख है 5 अगस्त 2024, जिस दिन शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। अब आप इसको कोइंसिडेंस कह लीजिए, आप इसको संयोग कह लीजिए, लेकिन इंटेलिजेंस की दुनिया में कुछ भी संयोग नहीं होता है, हर चीज़ के मायने होते हैं। और ये वही तारीख है 5 अगस्त 2019 को भारत ने आर्टिकल 370 हटाया था, जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ था और इसी तारीख को शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। तो एक तरीके से हमको ये संदेश देने की कहीं ना कहीं कोशिश भी की गई कि हमने जो है उसको सेटल बांग्लादेश में कर लिया है। तो इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है, मतलब एक एनालिसिस ही है ये इस तरीके से भी चीज़ों, क्योंकि एस्पियोनाज की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो है इंटेलिजेंस की दुनिया में बहुत सिंबलिज्म के तौर पे देखी जाती हैं या सिंबलिज्म के तौर पे की भी जाती है संदेश देने के लिए। तो ये 2 तारीखें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी तारीख जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 17 मई 1981। इस दिन शेख हसीना इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट के जरिए बांग्लादेश लौटती हैं और फिर वहाँ पे फिर से जो है चुनावी प्रोसेस में शामिल होती हैं, आवामी लीग को फिर से रिवाइव करती हैं और 1996 में आखिरकार फिर से प्रधानमंत्री बनती हैं और फिर 2007 से वो लगातार प्रधानमंत्री रहती हैं 2024 तक। तो शेख हसीना का फिर से अब जो है लगभग 45 साल बाद शेख हसीना फिर से उसी क्रॉस रोड पे, उसी चौराहे पे खड़ी हैं जब वो कह रही हैं कि वो देश वापस लौट के जाएंगी। जबकि दूसरी तरफ ऐसा है कि उनके खिलाफ वहां पे मौत की सजा मुकर्रर हो चुकी है। एक अदालत बनाई थी शेख हसीना ने अपने ही दौर में जिसका नाम था इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल। बेसिकली इस अदालत को बनाए जाने का मकसद ये था कि जो रजाकार थे, जब जिस समय बांग्लादेश में मुक्ति युद्ध चल रहा था, मुक्ति संग्राम चल रहा था, उस समय कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन्होंने खास तौर पे उस समय पाकिस्तानी आर्मी का सहयोग किया ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान और बहुत अमानवीय जो है अत्याचार किए बांग्लादेश की लोकल पॉपुलेशन के ऊपर, उसमें खासतौर पे बंगाली जो पॉपुलेशन थी उसके ऊपर। और उसके बाद में शेख हसीना जब 2007 में सत्ता में आई तो उन्होंने ये वादा किया कि जिन लोगों के साथ में गलत हुआ, जो मानवता के खिलाफ अपराध हुए मुक्ति संग्राम के दौरान, उनके दोषियों को सजा मिलेगी। और आप जानते हैं ये रजाकार जो हैं, ये जो पाकिस्तानी आर्मी के साथ में थे उस समय मुक्ति संग्राम के समय में, वो ज़्यादातर जमात इस्लामी में थे उस समय। तो जमात इस्लामी को बैन किया गया शेख हसीना की तरफ से, उसके कई नेताओं का ट्रायल हुआ और उनमें से कईयों को फांसी की सजाएं भी हुई, 56 लोगों को फांसी की सजाएं हुई। हालांकि इसमें से एग्जीक्यूट एक ही आदमी को फांसी पर लटकाया गया। तो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जो है वो शेख हसीना के समय बना था। जब शेख हसीना भारत आ गई तो उनके खिलाफ इसी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में मुकदमा चला और जिसमें उनको फांसी की सजाए मौत जो है उनके खिलाफ मुकर्रर की गई। उस समय यूनिस जो है वो कार्यवाहक एक तरीके से राष्ट्रपति के तौर पे काम कर रहे थे। तो ये स्थिति फिलहाल बनी हुई है बांग्लादेश में। अब शेख हसीना का जो है यहाँ से फिर बांग्लादेश लौटना बहुत मानी खेज है क्योंकि वहाँ पे आवामी लीग पे अभी भी प्रतिबंध है और शेख हसीना फिर से अगर लौटती हैं तो किस तरीके से लौटेंगे, क्योंकि भारत ने एक तरीके से पूरी तरीके से डिस्टेंट कर लिया है, एक तरीके से भारत ने खुद को अलग कर लिया है। जो बयान शेख हसीना ने रॉयटर्स में दिया था, उन्होंने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है उसमें भारत ने पूरी तरीके से खुद को अलग इस लिहाज से कर लिया था। भारत का ये कहना था कि भाई 2 प्राइवेट पार्टीज, एक रॉयटर्स हैं और शेख हसीना है, वो आपस में क्या बात कर रही हैं इसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है और ना हम इसको एंडोर्स करते हैं। जो शेख हसीना कर रही हैं वो अपने समझ के हिसाब से कर रही हैं और हम उनको रोक भी नहीं सकते। वो हमारे यहाँ पे हैं, एक पॉलिटिकल शरणार्थी के तौर पे हैं, हमारे बांग्लादेश के साथ में संबंध है उस हिसाब से हैं।
तो लेकिन हम इसमें बहुत इंटरवेंशन नहीं कर रहे हैं। इस बीच में बांग्लादेश सरकार की तरफ से बार बार जो है उनके प्रत्यार्पण की मांग की गई। बांग्लादेश और भारत के बीच में प्रत्यार्पण संधि भी है और उसके लिए उनको कोई भी मतलब आपस में, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रत्यार्पण संधि साइन हो रखी है, तो उसमें कोई और इंटरनेशनल बॉडी की उनकी ज़रूरत भी नहीं है मध्यस्थता की। और इसके बावजूद बांग्लादेश लगातार ने ये मांग की थी कि आप शेख हसीना को हमारे यहाँ दीजिए, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे सजा याफ्ता मुजरिम है, उनके खिलाफ जो है मुकदमा चला है, बाकायदा उसका ट्रायल हुआ है, उसमें उनको दोषी पाया गया है और उनके खिलाफ मौत की सजा मुकर्रर की गई है, तो आप उनको हमें सौंपिए। लेकिन भारत जो है इस बात से बार बार बचता रहा। वो ऑब्वियसली शेख हसीना को वो बांग्लादेशी सरकार को नहीं सौंपेगा। तो ऐसी स्थिति में भारत जो बचता रहा, वो कहता रहा लगातार कि हम वो करना चाह रहे हैं जो बांग्लादेश के आवाम के लिए, बांग्लादेश की जनता के लिए सबसे ज़्यादा हितकर हो। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने शेख हसीना को, भारत ने कभी भी प्रत्यार्पित नहीं किया बांग्लादेश के साथ में। सितंबर में जो ब्रिक्स का सम्मेलन होना है नई दिल्ली में, उसमें आना है तारिक रहमान, जो कि अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, उनको आउटरीच प्रोग्राम के तहत, और स्पेशल इन्वाइटी हैं वो भारत की तरफ से, क्योंकि भारत अभी ब्रिक्स का अध्यक्ष है। तो ऐसी स्थिति में उनका आना, उससे पहले बांग्लादेश जाने की घोषणा करना शेख हसीना की तरफ से कि वो दिसंबर तक जो है वापस बांग्लादेश लौट जाएंगी, अपने मुल्क लौट जाएंगी। और अवामी लीग अभी भी वहाँ प्रतिबंधित है, उनके खिलाफ जो है मौत की सजा भी मुकर्रर है। कुल मिलाकर शेख हसीना की बांग्लादेश में वापसी होने जा रही है। आने वाले 4 महीनों में बांग्लादेश की सियासत में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे जाएंगे। भारत के पड़ोस में कुछ समय से 2 जाइंट्स के बीच में पावर प्ले चल रहा है, पावर प्ले का ग्राउंड बना हुआ है। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, सब जगहों पे अमेरिका और चीन के बीच में चल रही रस्साकसी साफ नजर आती है। ऐसे में ये भारत के लिए भी बहुत टेढ़ा समय है। शेख हसीना ने आज बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के खिलाफ बगावत की शुरुआत कर दी है। वो फिलहाल भारत में हैं। ऐसे में उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर बड़ी मुश्किल से पटरी पर लौटे भारत बांग्लादेश के संबंधों पर भी पड़ना लाजमी है। इस मामले में हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। आपके लिए वीडियो शूट किया था हमारे साथी फरमान ने। मेरा नाम है विनय सुल्तान। अगले वीडियो तक के लिए लेते हैं विदा। देखते रहिए न्यूज़ पिंच।